जिस बहन को दो कौड़ी की भिखारी कहकर अपनी आलीशान कोठी के गेट से धक्के देकर बाहर फिकवाया था, आज उसी बहन की चौखट पर अपनी बर्बाद होती इज्जत बचाने के लिए वह करोड़पति भाई नाक रगड़ रहा था। शहर के सबसे बड़े सिटी हॉस्पिटल के वीआईपी वार्ड के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन सेठ धनराज के मन में एक तूफान चल रहा था। 55 साल के धनराज, जिनका नाम ही शहर में दौलत का दूसरा नाम माना जाता था, आज एक लाचार बच्चे की तरह कोने में वाली बेंच पर सिर झुकाए बैठे थे। सामने ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती जल रही थी। ये बत्ती उनकी दौलत की नहीं बल्कि उनकी धड़कनों की गिनती कर रही थी। तभी एक नर्स बाहर आई। धनराज झपट कर उसके पास पहुंचे। सिस्टर, ऑपरेशन कैसा रहा? डोनर ठीक तो है ना? मुझे उसे हर हाल में बचाना है, चाहे करोड़ों रुपए लग जाएं, बस उसे कुछ नहीं होना चाहिए। धनराज की आवाज में जो कंपन था वह डर का था या शर्मिंदगी का, यह कहना मुश्किल था। नर्स के चेहरे से मास्क हटाया और सपाट लहजे में कहा, सेठ जी, पैसे से आप दवाइयां खरीद सकते हैं, दुआएं नहीं। अंदर जो महिला अपनी किडनी देकर आपकी जान बचा रही है, उसने हमें सख्त मना किया है कि आपको उसकी पहचान न बताई जाए, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि ऐसा दिल लाखों में एक के पास होता है। नर्स वापस अंदर चली गई और धनराज फिर से उसी बेंच पर धड़ाम से बैठ गया। उसकी आंखों के सामने से आज का यह दृश्य ओझल हो गया और 15 साल पुराना वह मंजर घूमने लगा जिसने आज उन्हें इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था। वह रक्षाबंधन का दिन था। धनराज का व्यापार उन दिनों नई ऊंचाइयों को छू रहा था। शहर के पौष इलाके में उन्होंने नई कोठी बनवाई थी। घर के बड़े बड़े नेताओं और व्यापारियों का आना जाना लगा था। तभी गेट के एक पुरानी सी साड़ी पहने, हाथों में एक सस्ती सी मिठाई का डब्बा और एक राखी लिए उनकी छोटी बहन गायत्री खड़ी थी। गायत्री के पति का देहांत हो चुका था और वह सिलाई कढ़ाई करके किसी तरह अपने बेटे मोहन को पाल रही थी। धनराज अपनी पत्नी सुलोचना और कुछ खास मेहमानों के साथ लॉन में बैठे चाय पी रहे थे। गार्ड ने जब बताया कि कोई गायत्री आई है तो धनराज के माथे पर बल पड़ गए। वह गुस्से में गेट की तरफ लपके, तू यहाँ क्या कर रही है? मैंने तुझे मना किया था ना कि मेरे घर मत आना। धनराज ने गेट पर पहुंचते ही अपनी बहन को फटकार लगाई। गायत्री की आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी साड़ी के पल्लू से राखी निकाली। भैया, आज राखी है, बस तुझे राखी बांधने आई थी। मोहन की तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए आने में देर हो गई। देख, मैंने तेरे पसंद के बेसन के लड्डू भी बनाए हैं। धनराज ने आओ देखा न ताओ गायत्री के हाथ से वह मिठाई का डब्बा छीना और सड़क पर फेंक दिया। लड्डू मिट्टी में बिखर गए। अपनी यह 2 कौड़ी की राखी और यह सड़क छाप मिठाई अपने पास रख। मेरे मेहमानों के सामने मेरी नाक कटवाने चली आई? जाकर अपनी शकल आईने में देख। तेरी यह गरीबी मेरे स्टैंडर्ड पर धब्बा है। आज के बाद अगर तू इस घर के आसपास भी दिखी तो गार्ड से कहकर धक्के मरवाऊंगा। निकल यहाँ से। गायत्री की आंखों से आंसू बह निकले। वह कुछ नहीं बोली, बस जमीन पर बिखरे हुए लड्डू के टुकड़ों को एक बार देखा, जैसे उसका कलेजा भी वैसे ही टूटकर बिखर गया हो। उसने नीचे झुककर अपनी राखी उठाई, उसे अपने आंचल में छुपाया और बिना पीछे मुड़े वहां से चली गई। उस दिन के बाद धनराज ने कभी मुड़कर नहीं देखा कि उसकी बहन जिंदा भी है या नहीं। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको लगता है कि अहंकार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहे। वक्त का पहिया घूमा। धनराज की दौलत बढ़ती गई। उनका बेटा रोहन बड़ा हुआ, उसी से उन्होंने विदेश पढ़ने भेजा। पत्नी सुलोचना किटी पार्टी और शॉपिंग में व्यस्त रहती। धनराज को लगा कि उन्होंने दुनिया जीत ली है, लेकिन कुदरत का हिसाब बड़ा पक्का होता है। 6 महीने पहले धनराज को अचानक पेट में तेज दर्द उठा। जांच में पता चला कि उनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि ट्रांसप्लांट ही एकमात्र रास्ता है। धनराज को लगा यह कौन सी बड़ी बात है, पैसा फेंकूंगा, 10 डोनर मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ उनकी दौलत हार गई। उनका ब्लड ग्रुप बहुत ही दुर्लभ था, बी नेगेटिव का एक रेयर वेरिएशन। परिवार में किसी का ब्लड ग्रुप मैच नहीं हुआ। उनका बेटा रोहन जो विदेश से लौटा था, उसका ब्लड ग्रुप मैच हो गया। धनराज की आंखों में उम्मीद की किरण जागी। उन्होंने रोहन को बुलाया। बेटा, डॉक्टर कहते हैं कि तेरी एक किडनी मुझे मिल जाए तो मैं बच सकता हूँ, तुझे कुछ नहीं होगा। इंसान एक किडनी पर भी जिंदा रह सकता है। रोहन ने अपने पिता की तरफ ऐसे देखा जैसे उन्होंने कोई बहुत गंदा मजाक कर दिया है। डैडी, आर यू क्रेजी? मुझे अपनी लाइफ जीनी है। मैं जिम जाता हूँ, पार्टी करता हूँ, मैं अपनी बॉडी के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता। आप तो वैसे भी 60 के होने वाले हैं। मैंने अपनी पूरी जवानी पड़ी है। आप बाहर से डोनर क्यों नहीं ढूंढ लेते? पैसे की क्या कमी है? अपने ही खून, अपने ही लाडले बेटे के मुंह से यह बात सुनकर धनराज जीते जी मर गया। पत्नी सुलोचना ने भी पल्ला झाड़ लिया कि उसे शुगर है, वह ऑपरेशन नहीं झेल पाएगी। धनराज अपने आलीशान बेडरूम में पड़े पड़े मौत का इंतजार करने लगे। उनके पास अरबों की दौलत थी, लेकिन एक किडनी खरीदने की औकात नहीं थी। तभी एक चमत्कार हुआ। डॉक्टर ने बताया कि एक अनजान महिला डोनर मिली है जिनका ब्लड ग्रुप और टिश्यू परफेक्ट मैच हुआ है। वह बिना एक पैसा लिए अपनी किडनी देने को तैयार है। धनराज को विश्वास नहीं हुआ। इस मतलबी दुनिया में कोई ऐसा भी हो सकता है? आज ऑपरेशन का दिन था। ऑपरेशन सफल रहा। 2 दिन बाद जब धनराज को होश आया तो उन्होंने डॉक्टर से जिद की, डॉक्टर साहब, मुझे उस फरिश्ते से मिलना है, उसने मुझे नई जिंदगी दी है, मैं उसे मुंह मांगा इनाम देना चाहता हूँ। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, वह इनाम नहीं चाहती सेठ जी, वह तो बस यह चाहती थी कि आप ठीक हो जाए। वह अभी रिकवरी रूम में है, आप उनसे मिल सकते हैं। व्हील चेयर पर बैठकर धनराज धीरे धीरे रिकवरी रूम में दाखिल हुए। सामने वाले बेड पर एक महिला लेटी थी जिसका चेहरा दूसरी तरफ था। उसने साधारण से अस्पताल के कपड़े पहने थे। बहन जी, धनराज का गला भराया, मैं आपका कर्ज 7 जन्मों तक नहीं उतार पाऊंगा। आपने मुझ जैसे बदकिस्मत इंसान को बचाया जिसे अपने
सगे बेटे ने मरने के लिए छोड़ दिया था। आप जो मांगेंगी मैं वो दूंगा। महिला ने धीरे से करवट बदली। जैसे ही धनराज की नजर उसके चेहरे पर पड़ी, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उनके मुंह से एक चीख जैसी आवाज निकली, गायत्री। हाँ, वह गायत्री थी। 15 साल पहले की तुलना में बाल सफेद हो गए थे, चेहरे पर झुर्रियां आ गई थी, लेकिन आंखों में वही चमक थी जो उस रक्षाबंधन के दिन थी। धनराज सन्न रह गए। जिस बहन को उन्होंने भिखारी कहकर भगाया था, और उसी की किडनी उनके शरीर में धड़क रही थी। उनका पूरा शरीर कांपने लगा। वह व्हील चेयर से गिरने को हुए और घिसटते हुए गायत्री के बेड पर पास पहुंचकर अपना सिर उसके पैरों में रख दिया। मुझे माफ कर दे गायत्री, मुझे माफ कर दे। मैं बहुत बड़ा पापी हूं। मैंने तुझे क्या नहीं बोला? तेरा कितना अपमान किया, और तूने तूने अपने शरीर का टुकड़ा मुझे दे दिया। क्यों क्यों बचाया मुझे? धनराज फूट फूट कर रो रहे थे। उनकी सारी हेकड़ी, सारा अहंकार आंसुओं में बह गया था। गायत्री ने कांपते हाथों से धनराज के सिर पर हाथ रखा। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी शांति थी। क्योंकि तू मेरा भाई है धनराज। उस दिन तूने राखी फेंक दी थी, लेकिन मैं अपना फर्ज कैसे फेंक देती? रिश्तों की डोर दौलत से नहीं, खून से बंधी होती है भैया। जब मुझे पता चला कि तुझे मेरी जरूरत है, तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। तेरा बेटा तुझे छोड़ सकता है, तेरी दौलत तुझे छोड़ सकती है, लेकिन एक बहन अपने भाई को मौत के मुंह से कैसे छोड़ देती? धनराज का कलेजा फट रहा था। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने मोहन की बीमारी के वक्त मदद नहीं की थी, फिर भी गायत्री ने आज उनकी जान बचाई। लेकिन तुझे पता कैसे चला? हम तो 15 साल से मिले भी नहीं। धनराज ने सिसकते हुए कहा, मेरा बेटा मोहन अब उसी अस्पताल में डॉक्टर है जहां तेरा इलाज चल रहा था। गायत्री ने गर्व से कहा, उसी ने मुझे बताया कि मामा जी की हालत बहुत नाजुक है। मैंने उससे कहा कि मेरा टेस्ट कर ले। भगवान ने चाहा और सब मैच हो गया। तभी दरवाजे पर एक नौजवान डॉक्टर खड़ा दिखाई दिया। वह मोहन था। उसने अपने मामा को अपनी माँ के पैरों में रोते हुए देखा तो उसकी आंखों में भी नमी आ गई। धनराज ने मोहन को देखा। यह वही भांजा था जिसे उन्होंने कभी गोद में खिलाना भी अपनी शान के खिलाफ समझा था। आज वह एक काबिल डॉक्टर बनकर उनके सामने खड़ा था, और उसका अपना बेटा जो ऐसो आराम में पला बड़ा था, वही किडनी देने के डर से भाग गया था। मामा जी मोहन के पास आकर धनराज को सहारा देकर उठाया। माँ ने मुझे कसम दी थी कि आपको उनकी पहचान न बताऊं। वह नहीं चाहती थी कि आप किसी एहसान के बोझ तले दबे। धनराज ने मोहन को गले लगा लिया। बेटा, एहसान तो गैरों का होता है, यह तो कर्ज है, और उस ममता का जिसे मैंने अपनी अंधी आंखों से कभी नहीं देखा ही नहीं। कहानी एक बहुत ही भावुक मोड़ पर है। अगर आपको भी लगता है कि बहन का प्यार दुनिया की हर दौलत से बड़ा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कभी अभी सब्सक्राइब करें। धनराज ने उसी वक्त एक फैसला लिया। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वह अपनी आलीशान कोठी नहीं गए। वह सीधा गायत्री के इस छोटे से घर में गए जो शहर के बाहरी इलाके में था। उन्होंने अपनी पत्नी सुलोचना और बेटे रोहन को भी वहां बुलाया। सबके सामने धनराज ने अपनी वसीयत के कागज निकाले। मैं धनराज सेठ आज अपने पूरे होशो हवास में यह ऐलान करता हूं कि मेरी आधी जायदाद मेरे भांजे डॉक्टर मोहन के नाम होगी, और बाकी आधी जायदाद से मैं एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाऊंगा जो गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज करेगा। रोहन, तुम्हें अगर पैसा चाहिए तो खुद कमाना होगा। मैंने तुम्हें बहुत दे दिया, अब और नहीं। रोहन और सुलोचना के होश उड़ गए, लेकिन धनराज के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। भैया, यह तो क्या कर रहा है? मुझे तेरा पैसा नहीं चाहिए। गायत्री ने टोकना चाहा। धनराज ने गायत्री के हाथ अपने हाथ में ले लिए। यह पैसा नहीं है पगली, यह मेरा प्रायश्चित है। और हाँ, इस बार रक्षाबंधन पर तू मेरे घर नहीं आएगी, मैं तेरे घर आऊंगा और बेसन के लड्डू ही खाऊंगा। उस दिन उस छोटे से घर के आंगन में धनराज ने जो खुशी महसूस की, वह उन्हें अपनी करोड़ों की कोठी में कभी नहीं मिली थी। उन्होंने समझ लिया था कि इंसान बड़ा अपनी दौलत से नहीं, बल्कि अपने संस्कारों और रिश्तों को निभाने की काबिलियत से होता है। निष्कर्ष दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि वक्त का कोई भरोसा नहीं होता। आज आप जिस सिंहासन पर बैठे हैं, कल वह मिट्टी में मिल सकता है। अपने सगे संबंधियों को कभी अपनी दौलत के तराजू में मत तोलिए, क्योंकि जब मुसीबत आती है तो बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि वही रिश्ते काम आते हैं जिन्हें हम बेकार समझकर ठुकरा देते हैं। अगर इस कहानी ने आपकी आंखों में आंसू ला दिए हैं, तो कमेंट में जय हिंद या अपने भाई बहन के लिए एक प्यारा सा संदेश जरूर लिखें। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।